वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिर कार्बनिक रसायन में प्रथम इकाई के अंतर्गत कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझने में और किसी यौगिक अणु की जो हम स्थायित्व को समझने में ये इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। कई यौगिकों की भौतिक जो गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इन इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों से प्रभावित होती है और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके अलग उनका मान होता है। कल मैंने आपको एक इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया था। आज हम एक और दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको अनुनाद प्रभाव भी कहा जाता है। मेसोमेरिक इफेक्ट, ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ये पाई इलेक्ट्रॉन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण होते हैं। जो पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे किसी अणु के अंदर तो उनका डिस्टर्बेंस होगा, उनका यदि हम क्या कह सकते हैं विस्थानीकरण होगा, डीलोकलाइजेशन होता है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन यदि होता है तो ये प्रभाव होता है, उसको मेसोमेरिक प्रभाव कहते हैं। मेसोमेरिक प्रभाव क्या हुआ? ये पाई इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के द्वारा उत्पन्न हुआ इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है। तो मुख्य बात इसमें क्या हो गई कि इसमें क्या होना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन होता है। यदि कोई अणु असंतृप्त है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव होगा। केवल उन अणुओं में होगा जिनमें क्या होगा? असंतृप्तता होगी, डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। और आपने बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ी हैं जिनमें इस मेसोमेरिक इफेक्ट का प्रभाव देखने को मिलता है। और हम जो एस्टिमेट करते हैं, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, उसके अलग वो मैकेनिज्म होती है और प्रोडक्ट भी भिन्न होता है। तो ये जो मेसोमेरिक प्रभाव है ये पाई इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है। तो मुख्यतः ये किसमें हुआ? असंतृप्त यौगिकों में। और ये जो मार्केबल यदि होता है, जो ज़्यादा प्रभावी कहाँ होता है? जहाँ पर क्या हो? कॉन्जुगेशन हो, संयुग्मन हो। मैंने कल आपको बताया था कि यदि एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड यदि किसी अणु में है तो वहाँ पर क्या होता है? कॉन्जुगेशन कहलाता है। वो जो सिस्टम है, वो संरचना है, वो कैसे कहलाती है? वो संयुग्मन में कहलाती है। तो यहाँ कॉन्जुगेशन यदि है तो वहाँ पर ये मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी होता है। जैसे आपने कार्बोनिल समूह जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है इसका मतलब एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन और एक पाई इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड तो किससे रिलेटेड है? सिग्मा बॉन्ड से, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी हम जानते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफ़र है या कह सकते हैं मूवमेंट है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इसमें टेंडेंसी कम है मूवमेंट की। बट इन द पाई इलेक्ट्रॉन्स दे आर इजियर टू मूव बिकॉज दे आर वीकली हेल्ड विद द न्यूक्लियस। नाभिक से ये दुर्बल रूप से बंधे होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये डिलोकलाइज्ड हो जाते हैं। तो केवल और केवल ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने है कार्बोनिल समूह का, इससे सारी अभिक्रिया नहीं बता सकते। सारे गुण जो हैं कार्बोनिल पदार्थों के केवल इस ग्रुप की संरचना से पता नहीं कर पाते। तो फिर ये कहते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इस प्रकार से क्या हुआ? ये इस प्रकार से आप बता सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि कोई स्ट्रक्चर किसी अणु के हो तो उसको हम कैसे बताएंगे? डबल हेडेड एरो से बताएंगे। तो यहाँ ये और ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट को बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ खींचे हुए हैं? ऑक्सीजन की और खींचे हुए हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ऑक्सीजन की ज़्यादा है। लेकिन ये भी सभी अभिक्रियाओं को बताने में पॉसिबल नहीं है। तो सम पार्ट
साथ जो इलेक्ट्रॉन जो है उसमें केवल जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो उसका ट्रांसफर नहीं होंगे। यहाँ पर ये संरचना पॉसिबिलिटी है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होगा। कैसा होगा? कार्बन और ऑक्सीजन में कैसा है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इसमें कन्वर्ट होते रहते हैं, कभी सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसलिए ये डबल हेडेड एरो है। एक दूसरे से क्या होता है? अंतर परिवर्तन होता है। तो ये इसका क्या कहलाता है? हाइब्रिड कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुआ किसका? कार्बोनिल समूह का। वो इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच का कोई स्ट्रक्चर है जो कार्बन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर को समझाने में सफल है और जो कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड कैरेक्टर को समझाने में भी सफल है। अर्थात यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उसका मूवमेंट होता है बिटवीन द कार्बन एंड द ऑक्सीजन। और अब ये जो कार्बन ऑक्सीजन का मैंने आपको कहा जहाँ कॉन्जुगेशन यदि है तो ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका प्रभाव मेसोमेरिक प्रभाव और बढ़ जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड, तो ये जैसे कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, कार्बोनिल समूह हो गया, फिर क्या आ गया? आपके सिंगल बॉन्ड आ गया और फिर क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। तो ये कैसा हो गया? ये कॉन्जुगेटेड हो गया, ये संयुग्मी हो गया। ठीक है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होने से यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेंगे? ऑक्सीजन की ओर पीछे में रहेंगे। तो क्या होना चाहिए? ये कार्बन कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ है कि जब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उपस्थित है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैसा है? कॉन्जुगेशन में उपस्थित है। इसलिए यहाँ पर ये जो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द ऑक्सीजन हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर कैसा है? ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और पाई इलेक्ट्रॉन इजीली मूवमेंट होते हैं सिग्मा के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे एक प्रकार से तो रेस है, कंपटीशन है बिटवीन द इंडक्टिव इफेक्ट एंड द मेसोमेरिक इफेक्ट। पर जब मेसोमेरिक इफेक्ट होगा वहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो थोड़ा इजियर है एज कंपेयर टू द सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसलिए मेसोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट में दोनों यदि उपस्थित हैं तो मेसोमेरिक जो है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। कहीं कहीं इसका रिवर्सल भी देखा जाता है। पर यहाँ पर सामान्य अवस्था में हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने से पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चुकी है, उनका मूवमेंट इसकी तरफ हो जाएगा और फिर एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल हो गया। अब इसको हम कैसे कहेंगे कि ऑक्सीजन पे माइनस हो गया और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इस पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए और अब ये डबल बॉन्ड जो है इन दोनों के बीच में हो गया, शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया है और फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, इस कार्बन से ट्रांसफर हो रहा है और Ame का मतलब है मिथाइल ग्रुप या कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन हुआ और ये यहाँ दो स्ट्रक्चर बन गए। ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर है, पर यह डिफरेंस क्या है? यह क्यों हुआ है? पाई इलेक्ट्रॉनों के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण हुआ है। ये क्यों हुआ है? नया स्ट्रक्चर क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्जुगेशन, संयुग्मन उपस्थित है, इसलिए जो है यहाँ पर नया स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये स्ट्रक्चर दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं और हम क्या कह सकते हैं, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो इस प्रकार से होगा, न तो ये स्ट्रक्चर सभी प्रॉपर्टीज को बताने में सक्षम है, न ये स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज को बताने में सक्षम रहेगा। इसलिए इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड है। उसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरे जितने कार्बन है उस सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या है? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा। वो इन दोनों के बीच की संरचना है और करीब करीब सभी प्रॉपर्टीज को बताने में ये सक्षम रहता है। तो यहाँ ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन यदि और है तो ये मेसोमेरिक प्रभाव जो है एक्सटेंड होता जाएगा, मोर देन कार्बन सेंटर्स पे ये क्या होगा? स्प्रेड होता जाएगा। जहाँ जहाँ कॉन्जुगेशन जितनी जगह है
कार्बन तक ही प्रभावी होता है, और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है कैसा हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। तो जो दो अंतर है इंडक्टिव इफेक्ट में और मेसोमेरिक इफेक्ट में, वो मुख्य अंतर एक तो ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है उनके कारण होता है डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, और जो मेसोमेरिक प्रभाव है वो पाई इलेक्ट्रॉनों के डीलोकेलाइजेशन के कारण होता है। जहां इंडक्टिव इफेक्ट केवल दो कार्बन तक ही सीमित है उसका प्रभाव, जबकि मेसोमेरिक प्रभाव जो है वो जहां तक कॉन्जुगेशन है वहां तक वो प्रभाव बढ़ सकता है। एक और एग्जांपल आप देखें इसके लिए, जहां पर कि पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो है फिनो ऑक्साइड आयन। ये फिनो ऑक्साइड आयन है। तो आप देखिए कि फिनो ऑक्साइड आयन जो है यहाँ बेंजीन न्यूक्लियस है, और ये बेंजीन न्यूक्लियस के अंदर क्या है, 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। यहाँ क्या है, 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, और साथ ही जो है ऊपर क्या है, रिंग के बाद ऑक्सीजन लगा हुआ है कार्बन से, और उस ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन हो जाएगा, या हम क्या कह सकते हैं, इसका डिस्पर्सन हो जाएगा, इसका विक्षेपण हो जाएगा। विक्षेपण, ऋण आयन का क्या हो जाएगा, विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब है कि ये एक जगह से दूसरी जगह इस आयन का क्या कह सकते हैं, मूवमेंट होगा। ये बहुत सारे नाभिकों में घूमता रहेगा, उसको बोलते हैं विक्षेपण। केवल और केवल एक परमाणु में नहीं रह के वो जो और परमाणु कॉन्जुगेशन में है उनके अंदर ये क्या हो जाएगा, बदलता जाता है। और किसके कारण बदलता है, ये बदलता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। संयुग्मन की उपस्थिति होने से ये होगा, यदि संयुग्मन नहीं है तो विक्षेपण संभव नहीं होता है। और कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब किसके कारण हुआ, ये ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। यदि पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं कॉन्जुगेशन में तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसको डिस्पर्स कर सकते हैं, चाहे नेगेटिव चार्ज है चाहे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट पॉसिबल है, केवल और केवल इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन में उपस्थित है। तो अब ये ऑक्सीजन कार्बन में क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और ये डबल बॉन्ड की जगह अब नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे हो गया। इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, इस कार्बन पे आ गया, ड्यू टू द डीलोकेलाइजेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स। और फिर रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा। अगेन अब क्या हुआ, वलय के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो वापस ये डीलोकेलाइजेशन, क्योंकि कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और फिर अगेन डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। एक और स्ट्रक्चर फिनो ऑक्साइड का पॉसिबल हो गया, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है इस प्रकार से। और अगेन एक और फिनो ऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं, वो भी क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया और ये इस प्रकार से। तो ये सभी जो स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं सभी किसके हैं, ये फिनो ऑक्साइड आयन के हैं, और ये किसी न किसी रूप में फिनो ऑक्साइड आयन की प्रॉपर्टीज को समझाने में सफल हैं और उपयुक्त हैं। तो यहाँ आप देखो कि यहाँ पर कार्बन के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो चेंज होते रहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये सब मेसोमेरिक इफेक्ट है, और ये सभी जो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, या तो इनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, अनुनादी संरचनाएं भी कहलाती है फिनो ऑक्साइड आयन की, और कैनोनिकल संरचना भी कहलाती है, और ये इसका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है, जो इन संरचनाओं की को समझाने में सफल है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इस प्रकार से इसका मूवमेंट होता जाता है। तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट जो है इससे कारण में बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, स्टेबिलिटी चेंज होती है। जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या मेसोमेरिक प्रभाव के कारण विभिन्न संरचनाएं किसी एक अणु की बनती है तो अलग अलग इस पे क्या होता है, आपका स्टेबिलिटी होती है। मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये मेसोमेरिक प्रभाव
किस प्रकार से किसी अणु की भौतिक अवस्था को, उसकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। एक और प्रभाव मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, उसका नाम है अतिपर संयुग्मन। अतिपर संयुग्मन, ये आपने पहली बार नाम सुना होगा और ये इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक प्रभाव से अलग है। अतिपर संयुग्मन ए टाइप ऑफ द संयुग्मन, टाइप ऑफ द कॉन्जुगेशन, टाइप ऑफ द रेजोनेंस। ये एक अलग प्रकार का रेजोनेंस है और ये मिक्स है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन इनके इंटरेक्शन के कारण होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि अतिपर संयुग्मन ऐसी घटना है जिसमें क्या होता है, सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। और अतिपर संयुग्मन जब होगा, जब क्या होना चाहिए, किसी भी संयुग्मी व्यवस्था की अल्फा स्थिति पर CH1 हो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो। ये कंडीशन है अतिपर संयुग्मन होने के लिए। अतिपर संयुग्मन जब होगा जब हमारे पास कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम यदि है और उसकी अल्फा पोजीशन में कितना है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, तो ही जाके वहां पर क्या हो सकता है, अतिपर संयुग्मन हो सकता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि यहाँ पर यदि मान लीजिए कार्बन में डबल बॉन्ड है और इसके पास में ये मिथाइल ग्रुप है, तो आप यहाँ देखेंगे ये तो आपका हो गया अनसैचुरेटेड सिस्टम और इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के पास में क्या है, कार्बन है। इस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। जो असंयुग्मित इकाई के पास पहला कार्बन है वो कहलाता है अल्फा कार्बन और ये कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो इस यौगिक के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पर ये स्पेशल बात ये है कि जब इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि ये डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और फिर डबल सिंगल बॉन्ड किसमें है, कार्बन हाइड्रोजन में, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन और ये पाई इलेक्ट्रॉन इनका इंटरेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इंटरेक्शन होता है और एक नई संरचना बनती है, उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस स्थिति में ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन दोनों हैं वो शिफ्ट हो गए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, तो हाइड्रोजन के ऊपर कैसा आ गया, धन आवेश। एक बात। दूसरा, इस स्थिति के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, कोई बंध नहीं रहता है, इसलिए इसका एक नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहलाता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहलाता है। तो फिर यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज। तो ये एक प्रकार से यहाँ पर आप देखें कि ये कैरेक्टर चेंज हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ आ गया है। अब यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, एक के कारण एक संरचना हुई, तो कुल प्रकार का ये अतिपर संयुग्मित संरचना कहलाती है। इस संरचना को क्या कहेंगे अपन, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कितने, 3 अतिपर संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब कभी कभी ये देखो जब ये संरचना किसी बेंजीन वलय के साथ हो जहाँ कॉन्जुगेशन है, जैसे ये बेंजीन का और इसके ऊपर मान लीजिए ये मिथाइल समूह, अब क्या हुआ, ये कॉन्जुगेशन है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर वापस क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इसका मूवमेंट इंटरेक्शन बिटवीन दिस पाई इलेक्ट्रॉन एंड द सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो अब इस कार्बन कार्बन में क्या था, पहले सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया और इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में अब कोई बंध नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये H है। अब ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है ये बढ़ता जाता है, तो
इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये विशेष प्रकार की अनुनाद है, विशेष प्रकार का ये संयुग्मन है, इसका नाम है अतिपर संयुग्मन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी संरचना में, कॉन्जुगेशन में या अनसैचुरेटेड के अंदर अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा तो ही ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये एडिशनल जो है स्टेबिलिटी है, अगर किसी के अंदर ऐसी पोजीशन है तो उसकी स्टेबिलिटी काउंट होगी अतिपर संयुग्मन के कारण में। जितनी ज़्यादा अतिपर संयुग्मी संरचना बनेगी किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी अणु की, जितनी ज़्यादा अतिपर संयुग्मी संरचना बनेगी उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, स्थायित्व होगा। और उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी है अल्फा स्थिति में हाइड्रोजन का होना। कई बार क्या है कि अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं होता है तो वहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। तो आप ये कोशिश कीजिए, इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें किसी अनसैचुरेटेड लिपिड के अंदर, किसी कॉन्जुगेशन के अंदर अल्फा स्थिति में हाइड्रोजन हो तो उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचना आपको बनानी है। ये मैं आपके यहाँ एक संरचना लिख रहा हूँ। ये बेंजीन वाला है, 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है और ये कार्बन इससे जुड़ा है। लेकिन आप देखो यहाँ पे 9 हाइड्रोजन तो है बट दे आर नॉट अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके लिए इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 0। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ये बेंजीन वाला है, आइसोप्रोपिल बेंजीन, यहाँ पे कितना है, केवल 1 हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, केवल 1 है। 1 के कारण कितनी अतिपर संयुग्मन बनेगी, इसमें 3 बनेगी। अल्फा हाइड्रोजन केवल 1 है, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये आप देखिए कि सबसे पहले इसके अंदर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आज हमने 2 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिस्कस किए, एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट। कुछ और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम और आगे वाली क्लासेस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप पढ़िए इसको आराम से, समझिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।